Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर 3 पे पहुंच चुके हैं और अब हम और मज़े वाली चीज़ें करने वाले हैं। इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको आइडिया मिल चुका है। इसमें एवरेज करंट की बात हो गई है। एवरेज करंट हम हाफ साइकिल पे लेते हैं, फुल साइकिल पे 0 होता है। देन रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ भी हम निकाल चुके हैं। अब हम देखेंगे, अब ऑल्टरनेटिंग करंट को लगाएंगे। अब हम देखो रेजिस्टर पढ़ चुके थे, कैपेसिटर पढ़ चुके हैं और इंडक्टर भी पढ़ चुके हैं ना। कॉइल हमने पढ़ी थी, दैट जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस उसकी जो उसको हम इंडक्टर बोलते हैं। तो अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई हर जगह जब हम पढ़ रहे थे तो हम उसको डायरेक्ट करंट के साथ कनेक्ट करके कर रहे थे, सप्लाई जो दे रहे थे। अब यहाँ पर जब है हम ऑल्टरनेटिंग करंट जब लगाते हैं फिर देखेंगे कि इन सब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब देखना है। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि शो दैट द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस। आपको याद रखना है कि रेजिस्टर के थ्रू जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है वो फेस में होता है, यानी उनमें फेस डिफरेंस नहीं रहता है। और क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है कि रेजिस्टिव सर्किट क्या है और करंट आप शो करिए कि द करंट इज इन फेस विद वोल्टेज इन रेजिस्टिव सर्किट एंड ड्रॉ फेसर डायग्राम। एक नई चीज़ सिखाऊंगी। वेव डायग्राम तो चलो आपको फिर थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन फेसर डायग्राम एक नई चीज़ हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये रेजिस्टिव सर्किट क्या है। जैसे कि नाम में ही है रेजिस्टिव सर्किट, तो इसमें रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें AC कनेक्ट किया है रेजिस्टर को ऑफ रेजिस्टेंस R, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट। तो सबसे पहले रेजिस्टिव सर्किट की डेफिनेशन लिखते हैं। रेजिस्टिव सर्किट a circuit in which alternating current source is connected to a resistor of a resistance say R is called resistive circuit। ठीक है, सिंपल सी बात। ये आपका हो गया रेजिस्टर R, रेजिस्टेंस है इसका, और इसके साथ आपने ये ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया। आउटसोर्स एक्सटर्न अप्लाइड वोल्टेज है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से दैट V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब हम देखना है कि करंट क्या कहता है, करंट के बारे में क्या सीन है। अब जब तो बैटरी की बात आती थी बच्चे, हम तो चुपचाप जब अभी तक पढ़ते आ रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से रेजिस्टर लगा होता था और यहाँ से बैटरी के या सेल के साथ कनेक्ट होता था। हम बोलते थे ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट आई दिखा देते थे, करंट इस तरफ को निकल जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो दिस वॉज वॉट वी वर डूइंग। लेकिन जब ऑल्टरनेटिंग करंट है इसमें तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, तो मतलब 100 बार वो पॉजिटिव हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है एंड वो इधर से जा रहा है, तो यू कांट डिसाइड कि क्या डायरेक्शन है। तो हम एक किसी इंस्टेंट पे मान सकते हैं कि मान लीजिए ये करंट आई जो है इसके थ्रू इधर को फ्लो हो रहा है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। सो व्हाट वी पहले तो आप ये देखें, हमने देखते वो करंट अब निकालेंगे कि क्या वैल्यू आती है उसकी, ठीक है। सो लेट the applied alternating voltage be V is equal to V0 sine omega t. This is my first equation and V0 आपकी पीक वैल्यू है, वो आपको पता ही है। V0 क्या है आपकी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज।
दिस इज व्हाट वी हैव. अब if I is current at any instant t is taken in direction as shown in figure. ये हमने ले लिया कि हमें नहीं पता होता है, बट मान लीजिए हमने ये डायरेक्शन ली है, किसी एक इंस्टेंट पे ये डायरेक्शन है. ठीक है. अब यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. तो अब किरचॉफ्स लॉ आप अगर यहाँ पे लगाओगे तो किरचॉफ्स लॉ अगर आपको ध्यान होगा, आपने जो इसमें पढ़ा है किरचॉफ्स लॉ, आप ये क्लोज सर्किट आ गई तो आप यहाँ पर देखोगे वोल्टेजेस वगैरह सारे देखोगे. राइट. नाउ व्हाट वी विल डू इज हियर दैट ये वी है, यहाँ से हम ऐसे मान लीजिए ये हमने सेलेक्ट की. मैं यही बोलती थी ना, पहले डायरेक्शन देख लो एक, उसके बाद क्या स्टेप बताया होता था, ऐसे आप लूप को अपनी मर्जी से सेट कर लो कि ये हमने रास्ता चुना जाने का. एक रास्ता आप अपनी मर्जी का चुनते थे करंट की डायरेक्शन देने के बाद, तो हमने भी ऐसे कर लिया. अब अगर ऐसे डायरेक्शन हमने ले ली तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका तो पोटेंशियल वी है, तो ये एक पहला हो गया वी. राइट. फिर हम जा रहे हैं ऐसे, करंट भी जा रहा है ऐसे, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा. इट विल बी माइनस आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो. समझ में आए? भूल गए? थोड़ा सा याद करो. किरचॉफ्स लॉ में आपको बताया गया था कि पहले तो आप क्लोज लूप सेलेक्ट करिए. क्लोज लूप सेलेक्ट करने के लिए अपना रास्ता सेलेक्ट करिए. रास्ता सेलेक्ट करने के बाद आप जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसको लेते हैं कि ये इस तरफ से इधर को ले रहे हैं, तो ये वाला एंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना. पॉजिटिव से इधर को जा रहे हैं, तो इस तरफ को जा रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव है. अगर बैटरी की तरह से देखा जाए, बैटरी में क्या होता था, ये पॉजिटिव है, अगर करंट ऐसे जाता था तो ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड क्या नेगेटिव है. तो हम कहाँ से, हम कैसे चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं. तो जब ऐसे चल रहे हैं तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, इसलिए वो वी पॉजिटिव हो गई. फिर जब हम इधर को गए तो हम यहाँ पर क्या करते थे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता था दैट वाज आई आर. और आई आर को हम क्या लेते थे, अगर तो हमारी चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ऑपोजिट है तो ये पॉजिटिव होगा. तो यहाँ से यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हमने क्या कर दिया, v माइनस आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो. कई जगह पे वो सीधे कह देते हैं भाई ओम्स लॉ. मैं जान के इधर पर आपको किरचॉफ्स लॉ ही यूज़ करवाऊंगी. आगे आपने ये सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट ही नहीं करना है, आप एक कैपेसिटर के क्रॉस लगाओगे, फिर आप एक इंडक्टर के क्रॉस लगाओगे, तो हर जगह हम एक किरचॉफ्स लॉ जो है उसको यूज़ करेंगे. v माइनस आई आर, ये समझ में आ गया. यहाँ से जा रहे थे, ये तो पॉजिटिव ही होना था, और यहाँ क्योंकि हमारी डायरेक्शन जाने की और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो पोटेंशियल इसके क्रॉस ड्रॉप होगा आई आर, वो क्या होगा, नेगेटिव. सो दिस v इज इक्वल टू क्या हो गया, i इंटू आर. राइट. नाउ हमको क्या निकालना है, i की वैल्यू निकालनी है. i विल बी इक्वल टू कितना हो गया, v अपॉन आर. सो v इज इक्वल टू वॉट, v0 साइन ओमेगा t अपॉन r. v0 अपॉन r, पोटेंशियल बाई r, दैट विल बी द करंट. ओम्स लॉ के हिसाब से v0 अपॉन r इज व्हाट, करंट. सो दिस कैन बी रिटन एज I0 साइन ओमेगा t. दिस I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t. ये आपकी इक्वेशन आ गई. आप ये 1 से चले थे, दिस I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन R. अब ये इक्वेशन आ गई आपकी. दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, बिल्कुल एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है. अब ये इसको जो है, आप जो ये एंगल आपका आ रहा है, इसको आप ये मान लीजिए कि फेस एंगल है, ये आपको थीटा बता रहा है, ओमेगा टी जो है, दिस एंगल की बात हो रही है.
तो इसका माइनस इसका एंगल करोगे तो दैट विल गिव यू द फेस डिफरेंस। तो सेम ही चीज़ें आ रही हैं, इसमें तो कोई ज़्यादा कोई खास वो है नहीं। सो इफ़ यू सी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, साइन के फॉर्म में है, साइनोसॉइडल इक्वेशन ही है। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करते हैं, देयर इज no phase difference between V and I. They are in phase. Hence, in resistive circuit, current is in phase with voltage. अब दूसरा इन्होंने क्या बोला था, फेसर डायग्राम की बात की थी। अब ये इसमें है, तो फेसर डायग्राम क्या होता है? फेसर डायग्राम, ये बच्चे एक ऐसा डायग्राम है जिसमें इस तरह से बनाया था, एक वाई एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, और यहाँ पर आपकी वोल्टेज एंड और करंट वॉट एवर है ना, दोनों चीज़ें आपकी हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब इधर जब आपने ये वोल्टेज या करंट जो भी वैल्यूज़ ली हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, फेसर डायग्राम इसमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी पीक वैल्यू, उसको हम एक सीधी एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए दिस इज से V0, ठीक है, ये हो गया आपका V0, और थोड़ी छोटी एरो ले लेते हैं I0 के लिए, क्योंकि I0 निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, I0 इज V0 अपॉन R। बड़े ध्यान से सुनना है ये चीज़ें, ये आज ये जो लेक्चर में दे रही हूँ, ठीक है, फिर इन्हीं से चीज़ें मिक्सअप होती हुई सी आपको मिलेंगी। तो ये जो V0 और ये कितने इसकी डायरेक्शन भी यही है, उस दूसरे की भी डायरेक्शन वही है। दिस एंगल इज़ हाउ मच, ओमेगा टी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 0 डिग्री, इनका जो फेस डिफरेंस है। सो यह लेंथ ऑफ एरो जो है इस डायग्राम में, इन फेसर डायग्राम quantities varies sinusoidally as, जो इसमें आपका पहली पॉइंट लेते हैं, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट पीक वैल्यू, ठीक है, और इसकी प्रोजेक्शन इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इसके ऊपर, तो क्या बोले, इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर, ये जो प्रोजेक्शन है, ये वैल्यू जो होगी दिस यहाँ से, क्योंकि V से ड्रॉ की है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, ये V जो है, V0 जो है ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो ये बेस हो गया, तो ये V0 कॉस ओमेगा टी इस तरफ है, इस तरफ क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी। तो साइनोसॉइडली वेरी करिए, इन फेसर डायग्राम क्वांटिटीज वेरी साइनोसॉइडली एज लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू, एंड बी प्रोजेक्शन of peak value
ऑन वाई एक्सिस ये क्या देगी? इट गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट इज v0 साइन ओमेगा टी। अब कहें ये इधर पे आ जाएगी, अगर इसकी देखो तो यानी छोटी वाली जो होगी दिस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, दिस इज व्हाट I0 साइन ओमेगा टी, राइट। तो आपको दोनों चीज़ें पता लग गई। दिस इज ये बड़ी वाली जो है v0 कॉस साइन ओमेगा टी एंड दिस इज I0 साइन ओमेगा टी। तो दो चीज़ें आपको ये हो गई। पहला ये जो लेंथ ऑफ एरो है दिस इज गिविंग दिस। अच्छा, तीसरी बात और आपको याद रखनी है, जो आपकी एरो है, स्मॉल एरो इज फॉर देयर, स्मॉल एरो is used for I0 because I0 is equal to V0 upon R होता है, इसीलिए, ठीक है। और जो एंगल ओमेगा टी जो है इसमें, एंगल ओमेगा टी रिप्रेजेंट फेस, ठीक है। तो दोनों में ही ओमेगा टी है तो फेस डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। फेस डिफरेंस की जो बात होती है, एक और चीज़ आप ये लिख सकते हो कि फेस डिफरेंस क्या होता है? फेस डिफरेंस इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू फेस ऑफ V माइनस फेस ऑफ I। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। इस केस में इट इज 0, विच इम्प्लाइज I and V आर इन फेस। हो गया क्लियर? तो अब अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये डायग्राम ही शायद ड्रॉ करें आप, ये इतना नहीं लिखना है तो आप इसको ये, लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा लेंथ ऑफ पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोजेक्शन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कर रही है। स्मॉल I0 लिया, ये चाहे फेस डिफरेंस ना भी लिखो तो डायरेक्टली डायग्राम्स हो जाता है। ये पॉइंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। फेसर डायग्राम क्लियर हो गया बच्चे? दिस दो एक्सेस ली हुई हैं इसमें, दिस इज़ योर एक्स एक्सेस, दिस इज़ योर वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस के अक्रॉस आप टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सेस में जो है साइनोसॉइडल चेंज आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले लिख दिया फेसर डायग्राम, क्वांटिटीज वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम, फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है बच्चे। ओके, ये बात हुई फेसर डायग्राम की। अब दूसरा क्या दिया हुआ था इन्होंने क्वेश्चन में, आपको फेसर डायग्राम भी बनाना। वेव डायग्राम इज़ वेरी सिंपल। वेव डायग्राम में तो आपको दी हुई है, दोनों के सेम ही फेस में है, मतलब कि दोनों का ही साइन ओमेगा टी ही आ रहा है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा मुश्किल उसमें होगा नहीं। आपको साइन कर्व याद है? भूल गए होंगे, है ना? ये देखो मैंने बताया था ना, दिस इज साइन कर्व, इसको साइन कर्व इस तरह से हमने साइन के फॉर्म में ही लिया था, साइनोसॉइडल, तो डू दैट वे ओनली। तो अब आती है बारी वेव डायग्राम की। इसके वेव डायग्राम, इसमें आप जो हैं बच्चे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये एक दिस इज, यहाँ टाइम की वेरिएशन ले लेते हैं, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आपका v और I वॉट एवर यू वांट टू टेक, राइट। अब क्योंकि v बड़ा होता है तो हम v वाला कर्व बड़ा बना देंगे, बनानी तो वेव ही है। तो ये इस तरह से जितनी ऊपर उतनी नीचे, इसकी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है? v0, राइट। अब आती है बारी
आई छोटा होता है तो हम इससे थोड़ा छोटा ले लेंगे, लेकिन चलेंगे वो भी फेस में, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा. दिस इज़ योर I0. ठीक है. I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन R, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड छोटा लिया हुआ है. खत्म. ओके. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ना, है कुछ भी नहीं इसमें. अब ये तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज़ इंडक्टिव सर्किट, या इंडक्टर के क्रॉस अगर AC सप्लाई करें तो कितना फेज डिफरेंस होता है, कौन कहाँ, मतलब हु इज़ अहेड, करंट आगे चल रहा है या वोल्टेज करंट, दोनों यहाँ तो सेम फेस में चल रहे हैं. इसका सिंपल सा जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं तो हम सिंपल डायग्राम करते हैं, सिंपल फिगर ड्रॉ करते हैं. दैट इज़ ये डायरेक्शन हो गई V की और यही डायरेक्शन हो जाती है इसके ऊपर ही चढ़ा देते हैं कई बार तो ऐसे कि ये हो गई आपकी I. बोथ आर इन सेम फेस, सीधी सी एक एरो ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 2. व्हाट इज इंडक्टिव सर्किट. यहाँ पे कुछ नई टर्म्स भी आएंगी. इंडक्टिव सर्किट जो है वो क्या है. शो दैट when AC passes through inductor, current lag behind the voltage by pi by 2 एंगल. आपका जो करंट है वो इंडक्टिव सर्किट की बात हो रही है. सो इंडक्टिव सर्किट नाम से ही, जैसे रेजिस्टिव सर्किट था तो रेजिस्टेंस था, इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टर ले लेंगे और कुछ भी नहीं है. सो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि बहुत रैपिड इंडक्टिव सर्किट, तो वो सर्किट जिसमें आपकी AC सप्लाई लगाई गई है अक्रॉस दी आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, जैसे वो रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R था यहाँ इंडक्ट. सो अ सर्किट इन विच a circuit in which alternating current is applied across the प्योर इंडक्टर, प्योर नहीं है, आइडियल इंडक्टर बोलना चाहिए, अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L is called इंडक्टिव सर्किट. ठीक है. अब हम लेंगे इंडक्टिव सर्किट. तो सिंपल
ये हो गई आपकी ये आपने लगाई, ये आपका इंडक्टर है और इसके क्रॉस ये आपने लगा दी, इसमें एसी सप्लाई दे दी, ठीक है। इसकी इंडक्टेंस जो है एल इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है, राइट। और दिस V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये जो एसी सप्लाई है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज दिस। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे भी हम फिर से किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करने वाले हैं। अब किसी भी इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं कि यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है, ये आई है। तो जब करंट इधर को जा रहा है मान लो किसी टाइम पे, तो जैसे जिस रंग से हमने पिछला किया था बिल्कुल वैसे ही उसी फॉर्म में हम प्रोसीड करने वाले हैं इसको भी। देखो साथ में ही रखती हूँ आपके, देखो व्हाट वी हैड लेट द अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, आप यहाँ पे भी वैसे ही कर दीजिए। लेट द अप्लाइड alternating voltage B, V is equal to V0 sin ओमेगा टी, मेरा पहला है ना इक्वेशन। फिर if I is the current in the circuit at any instant be given a direction shown in figure, हमने ये डायरेक्शन मान के चले, ठीक है ना। अब ये इधर को है तो यहाँ पर हमें पता है कि जब भी करंट केस में इधर पे आपका वो एक्ट करता है कॉइल, अगर कुछ थोड़ा बहुत याद रहा होगा आपको कि ये कॉइल है, इसमें करंट अगर हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता था। वो इंड्यूस्ड करंट क्या, ये इधर को करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये इसके ऑपोजिट अपोज करेगा। तो जब ये इसको अपोज करेगा तो कैसे अपोज करेगा, इट बिहेव एज ए, ये क्या है, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। इसका ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ऐसा इमेजिन करके आपको सिखाया गया था कि कैसे आपने ये डायरेक्शंस डिसाइड करनी है। तो जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो हमारे दिमाग में यही रहेगा कि यहाँ जो EMF प्रोड्यूस हुआ है वो EMF हमको मालूम है LdI/dt होता है। दिस इज़ व्हाट वी नो कि इंड्यूस्ड EMF जब डेवलप्ड यहाँ होगा दैट इज़ गिवन एज LdI/dt। और अब इसकी अगर डायरेक्शन देखी जाएगी तो जब हम लगाएंगे तो जब हम ऐसे एक मूव कर रहे हैं, यहाँ से हमने सप्लाई लगाई हुई है, AC की सप्लाई लगाई है, इसको तो आप ले लोगे पॉजिटिव ही है क्योंकि आप यहाँ से जा रहे हैं। फिर यहाँ गए तो यहाँ पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया फिर नेगेटिव आया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो क्लोज लूप में जब आप लगाओगे किसी भी, किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जो जितना भी पोटेंशियल होता है किसी भी क्लोज सर्किट में दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, उसमें ज़ीरो होना नेट। सो यहाँ पे इन दिस फिगर व्हाट विल डू इज़ यूजिंग, यहाँ पर जो EMF डेवलप हुआ है दैट इज़ इक्वल टू LI, you can write it as figure let induced EMF in inductor, let नहीं है, the induced EMF in inductor is LdI/dt, we know है ना। एंड दिस इज़ द डायरेक्शन अगर किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से हम ऐसे चल रहे हैं। सो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी V minus LdI/dt, that will be equal to 0।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। कई बुक्स में बड़ा वो बोलते हैं कि उसको इंड्यूस्ड है, उसको नेगेटिव लेना है, कुछ नहीं। आप सिर्फ मैं आपको पता है इतना इधर पे एल डी आई बाई डी टी डेवलप हुआ है, दैट यू नो। और वो किस तरह से बिहेव करेगा, इट इज़ गोइंग टू बिहेव एज इफ़ ये जो कॉइल है, यहाँ पे मैं जैसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका करंट जा रहा है। अगर आई करंट इधर को है तो जो इधर पर इंड्यूस्ड करंट होता है दैट गोज़ इन दिस डायरेक्शन। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरह की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो मूव करते वक्त उसकी जो वैल्यू है नेगेटिव। दिस इज़ व्हाट वी हैव। सो यहाँ पर बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, दिस v माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, ख़त्म। दिस कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू v is equal to L di by dt, or I can write di by dt is equal to L upon v कर सकते हैं, सॉरी v upon L, v upon L। कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, इसको L को वहाँ भेज दिया। So this is equal to V0 sin omega t upon L। कहाँ से? From 1 फर्स्ट इक्वेशन से। क्या अब दिस विल बी डी आई को अगर मैं इधर अकेला छोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, V0 upon L sin omega t dt। दिस इज़ व्हाट वी हैव। हमको तो करंट निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी ज़ीरो अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। आप यहाँ देखो बच्चे, ये तो हो जाएगा आई, ये V0 कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी डी टी का आंसर क्या हो जाएगा, साइन का होगा माइनस कॉस। सो दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, है ना। ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, कॉस ओमेगा टी डी टी था, तो दैट इज साइन ओमेगा टी का आंसर आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन होता तो मल्टीप्लाई होना था। दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब लेकिन अब इक्वेशन पुरानी वाली इक्वेशन से मैच नहीं करी ना, फर्स्ट इक्वेशन के साथ थोड़ी मिलती जुलती होनी चाहिए। दिस इज कैन बी रिटन एज माइनस V0 अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। अब ये आ गया कॉस ओमेगा टी। अब लेकिन हमें क्या चाहिए था, साइन चाहिए था। तो साइन करने के लिए कॉस को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर आपको याद होगा +1 में ऑल सिल्वर टी कप हम करते थे, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो ये 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव वैल्यूज़ आती थी, 90 प्लस थीटा में साइन जो है वो पॉजिटिव होता था, साइन टैन पॉजिटिव, साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और कोसेक टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस एंड सीकेंट ये पॉजिटिव होंगे। तो अब इतने इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। 90 माइनस थीटा में तो सब के सब साइन थीटा कॉस थीटा जो सब पॉजिटिव होंगे, और इस वाले में साइन एंड कोसेक जो है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। याद है कुछ, ऑल सिल्वर टी कप्स। अब ये कॉस को मैंने साइन में करना है, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है भी, ठीक है। मेरे पास है कॉस ओमेगा टी, ठीक है, दिस इज़ कॉस ओमेगा टी मेरे पास है, इसको मैंने साइन में करना है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट साइन 90 माइनस ओमेगा टी, और आई कैन राइट साइन 90 प्लस ओमेगा टी, कोई भी एंगल हो, क्योंकि ऑल सिल्वर टी कप में यहाँ अगर 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, 0 90 डिग्री और ये 180, ये है 90 प्लस थीटा। तो इसमें तो सारी वैल्यूज़ यानी साइन हो, कॉस हो, कॉट हो, सारे के सब ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं इसको लूँगी तब भी ये मिल रहा है, अगर मैं इसको लूँगी
कॉस इसमें जाती हूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर भी साइन की आंसर क्या आने वाली है, पॉजिटिव आनी है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू मुझे ले लेनी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या वैल्यू लूँ, इस वाली एक्सप्रेशन में एक चीज़ है, यहाँ पे एक नेगेटिव बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो नेगेटिव जब बाहर बैठा है तो वो एक और चीज़ मुझे पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यानी उसको मैं अंदर भी भेजूंगी अभी। तो जब मैं इसको अगर इसके अंदर भेजती हूँ तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, है ना। माइनस का साइन अगर अंदर भेजती हूँ तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस वाले के अंदर भेजती हूँ ये, तो ये भी माइनस 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। और ये जो एंगल है ये नेगेटिव नहीं ले सकते, ओमेगा टी इज़ द फेस, वी कांट टेक इट एज नेगेटिव, इसको नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए ये वाला फॉर्मूला 90 प्लस ओमेगा टी ना लेकर हम 90 माइनस ओमेगा टी लेंगे। क्लियर है। कॉस को कन्वर्ट करना था साइन में, ध्यान से सुनो, कॉस को कन्वर्ट करना था साइन में, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी करो चाहे साइन 90 प्लस ओमेगा टी करो, दोनों का आंसर यही आता है, दोनों में यही आंसर आना है। लेकिन हमारी एक्सप्रेशन में बाहर कौन बैठा हुआ है, नेगेटिव साइन बैठा है, जब नेगेटिव साइन मैं अंदर भेजूंगी तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले में जब भेजूंगी तो ये दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे और हम नेगेटिव को नहीं ले सकते, दिस इज़ अ फेस। सो ये वाली जो वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे। तो रटना नहीं है कि हम माइनस, क्योंकि बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस ले ली, इसमें भी तो फेस डिफरेंस होता है, आप प्लस ले लो चाहे माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस। इज दैट क्लियर। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस V0 अपॉन ओमेगा एल, ऐसे रखा, और कॉस ओमेगा टी की जगह मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। अब ये माइनस साइन अंदर भेज देती हूँ तो ये हो जाएगा V0 ओमेगा एल साइन माइनस 90 प्लस ओमेगा टी, माइनस साइन अंदर घुसा दिया बिकॉज साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, तो ये अंदर माइनस भेज दिया। दिस विल बी इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, राइट। दिस ओमेगा एल, इसके लिए कांस्टेंट यूज़ किया गया है, दिस V0 अपॉन एक्सएल, ये कुछ रेजिस्टेंस की तरह ही है, मैं भी प्रूफ करूँगी, अभी फ़िलहाल वी आर टेकिंग दिस एज एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, दिस एक्सएल इज़ इक्वल टू ओमेगा एल, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर की रोकने की क्षमता, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो इंडक्टर की रोकने की क्षमता होगी। अभी बता देंगे कि इसका भी ओम्स ही आने वाला है। V0 अपॉन एक्सएल दैट इज I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, दिस इज माई आई, ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करिए। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, दिस वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन साइन ओमेगा टी, और यहाँ आ गई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो दोनों के फेस डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारा क्या आया बच्चे, आई पीछे रह गया है ना, ओमेगा टी में से पाई बाई 2 रह गया। सो I lags behind V by angle pi by 2 in inductive circuit। क्लियर हो गया, इंडक्टिव सर्किट है वो पीछे रह जाएगा। 1 एंड 2 से हमें ये चीज़ मिल गई। अब देखो ये जो मैंने लिख तो दिया, अब देखते हैं वाकई ये एक्सेल जो है ये क्या चीज़ें हैं।
इनके फेसर डायग्राम भी देखेंगे, पर विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सेल। चलो फेसर डायग्राम पहले कर लेते हैं। अब इसका फेसर डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे उसका बनाया था वैसे ही हम इसका भी बनाएंगे। फेसर डायग्राम क्या बोला था आपको, आप लेंगे इस पे ये एक एक्सिस ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, राइट। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस, एक्स वाई। एक्स पे क्या लेना था, टाइम ले रहे थे। वाई पे साइनोसॉइडल वेरिएशन आएंगी। पहले तो सिर्फ एक पॉइंटर्स ड्रॉ करने हैं, तो ये आपके हो गया, दिस इज योर V0, राइट। और इसकी प्रोजेक्शन, ये चीज़ क्या है, दिस यहाँ से यहाँ, दिस इज V0 साइन ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी। अब बात आती है I0 की, तो I0 कहाँ पर है, I0 इज़ 90 डिग्री, इधर से 90 डिग्री पे ये है, और इसकी एरो थोड़ी छोटी है। ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री कंप्लीट, यहाँ से यहाँ, राइट। ओमेगा टी कौन सा वाला है, ओमेगा टी इज दिस वन। ये जो एंगल है, दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। और वो क्या आ गया आपका 90 डिग्री पे, ये इसके साथ ये 90 डिग्री पर, दिस इज योर I0। तो I0 का प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे आप, दिस इज यहाँ से यहाँ इसकी प्रोजेक्शन, ये चीज़ जो है I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो पॉइंट्स तो आपको वही लिखने पड़ेंगे जो आपने वहाँ लिखे थे। तो सबसे पहले आप बोलोगे दैट फेसर डायग्राम shows sinusoidal variation of quantities। और कौन सी क्वांटिटीज़ है, V एंड I, ठीक है। फिर उसके बाद A पॉइंट लिखोगे, लेंथ of arrow gives peak value, B projection of peak value gives instantaneous value of V and I, that is V0 sin omega t and I0 sin omega t, right। तीसरी पॉइंट I0 या स्मॉल एरो is used for I0 as I0 is equal to V0 upon R, ठीक है। एंड तीसरा ओमेगा टी रिप्रेजेंट फेस, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें फेस डिफरेंस की बात होगी, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू मॉड फेस
of v minus phase of I करोगे, so this will be equal to omega t minus pi by 2 था, है ना. This is equal to omega t minus omega t plus pi by 2. So the phase difference is pi by 2. 90 डिग्री का फेस डिफरेंस. क्लियर हो गया. ये बात हुई फेसर डायग्राम की. फिर बात आती है जैसे इनके वेव डायग्राम की. तो जैसे आपने इसका वेव डायग्राम बनाया था, दिस वाज द वेव डायग्राम फॉर इट, राइट. ये सब एक जैसे आ रहे थे. इधर पर दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा. तो पहले तो आंख बंद करके V0 का बना दीजिए, है ना. यू ड्रॉ फॉर वन, जो आपका इसको स्ट्रेट वे बना दीजिए, ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें. आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज व्हाट यू आर हियर विद. ये आपका 0 है, ये आपका 90 है, ये आपका 180 है, ये आपका 270 है, ये आपका 360 है एंगल्स, है ना. इस तरह से आपने ये जो है आपकी V0 की वैल्यू जो होगी इसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं. तो दिस इज़ योर V0 मैक्सिमम. ये जो है यहाँ पे दिस इज़ योर V और I की वैल्यू जो है ये आप इधर पर दिखा रहे हैं इसको, ठीक है. दोनों तरफ ऊपर को पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे को नेगेटिव हो जाएगी, बोथ से. एंड टाइम आप एंड यू आर टेकिंग द एंगल हियर. इस तरफ को अगर चाहे आप टाइम बोलिए या यू से दैट ओमेगा टी और एंगल ऑल्सो आर टेकिंग दिस साइड, इस तरह से ले रहे हैं. अब ये कितना बोला है. अब आपको ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री पीछे चल रही है. करंट जो है 90 डिग्री पीछे चलेगा. एक तो कम भी होगा, वो भी ध्यान रखना है. तो 90 डिग्री पीछे से चलेगा, मतलब जिस वक्त ये 90 डिग्री वो ऊपर पहुंच गया, ये शुरू करेगा. तो आपने क्या करना, यहाँ से शुरू करो. इस पे ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है. और ये जाकर यहाँ से कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्या कहा, ये 90 डिग्री लेट शुरू करता है ना. जब ये 0 से लेके ये मैक्सिमम में पहुँच कर ये यहाँ पर अभी शुरू ही कर रहा है. तो यहाँ से नहीं होगा, दिस इज़ ये 90 डिग्री पीछे है, मतलब ये समवेयर यहाँ से शुरू हुआ. सो दिस इज़ योर माइनस I0. ये जब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी मैक्सिमम है यहाँ, ये I0 है, V0 से छोटा ही होगा. ऊपर की तरफ है पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं. उसी तरह यहाँ पे अगर ये रहे वैल्यू लेंगे हम, दिस इज़ माइनस V0. तो 90 डिग्री पीछे चल रहा है ये, तो इसमें डरना नहीं है. आप सिर्फ बेझिझक होकर ऐसे यहाँ से शुरू करो इसको, और ऐसे छोटी वेव बना देना. ये मतलब पीछे रह गया, ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर इंडक्टिव सर्किट. वेव डायग्राम भी हो गया आपका. अब इसमें एक चीज़ जो हमने पढ़ी थी, दैट इज़, जो मुझे बतानी है आपको, दैट इज़ योर, मैंने टर्म यूज़ की थी इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव reactance, that is your XL, which was equal to L omega. This is what we have now. This is effective opposition offered by the inductor to the flow of current. It is the effective opposition by the inductor
to the flow of current in the circuit. ठीक है, और दिस इज व्हाट वी हैव इंडक्टिव रिएक्टेंस. आप देखो यहाँ पर आप ये चीज़ें है क्या चीज़, एक्सेल है एंड ये जो चीज़ एक्सेल इज एक्सी क्या है, एक्स एल जो है दैट इज़ इक्वल टू एल इंटू ओमेगा. एंड एल तो चलिए आपका सेल्फ इंडक्टेंस है. सेल्फ इंडक्टेंस में अगर आपको ध्यान होगा इसकी क्या यूनिट थी आपकी, हेनरी, राइट, हेनरी. और ओमेगा इज व्हाट आई कैन राइट इट एज 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी है ना. सो दिस इज इक्वल टू हेनरी में जब आपने किया था तो हम क्या करते थे इसमें, दैट वाज इफ़ यू रिमेंबर एल की जब हमने एल पढ़ा था, कुछ याद है आपको, अभी जिनको ध्यान नहीं है तो वो पिछले लेक्चर पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 पे सेल्फ इंडक्टेंस आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे फिज़िक्स की आवाज़ बाय बबीता परमार. जैसे ही आप चैनल पे पहुंचते हैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, वहाँ आपको यूनिट वाइज सारी डिटेल मिल जाएगी. तो यूनिट 4 खोलेंगे आप. यूनिट 4 में चैप्टर 6 आप देखोगे, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की एक वीडियो है. तो सेल्फ इंडक्टेंस जब हमने पढ़ा था तो हमने L इज़ इक्वल टू, इफ़ यू रिमेंबर, E/dI/dt इस तरह से किया था, राइट. सो दिस इज़ योर E इज़ इन, E को किस में नापोगे, वोल्ट में, करंट को नापोगे एम्पियर में, टाइम को नापोगे सेकेंड में. सेल्फ इंडक्टेंस में ये चीज़ आई थी ना, वही चीज़ मैंने अभी यहाँ डालनी है. So this L, this is Henry, you can write it as, एक तो आप इसको हेनरी पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, राइट. अब इसको, और अब इससे तो हमारे पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, हमें तो लग नहीं रहा कि ये रेजिस्टेंस है. तो अब L को और क्या लिख सकते हैं, बट L इज इक्वल टू E/dI/dt. इफ यू रिमेंबर माइनस का निशान भी था. It is equal to the EMF and a unit decrease in the current through the coil is done. So this is equal to what, volt upon, negative sign को ignore करिए, ampere per second, right. And omega is equal to 2 pi nu. So this is equal to 1 upon second, right. So XL is equal to, क्या लिख सकते हैं हम इसमें, L ओमेगा विच इज़ इक्वल टू, L की जगह लिख लो वोल्ट अपॉन एम्पियर बाय सेकेंड है, एम्पियर अपॉन सेकेंड लिखते हैं, इनटू ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन सेकेंड. ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, this will be volt upon ampere into second by second, ये कैंसिल हो जाएगा. what is volt upon ampere, this is voltage upon current, that is volt upon ampere is resistance, or you can say volt upon ampere is, अगर ऐसे नहीं भी लिखना है आप, this can be written as volt upon ampere is written as ohms, और ओम किसकी है यूनिट, रेजिस्टेंस की. सो दिस इज एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, तभी ये बोला कि इट इज इफेक्टिव अपोजिशन. दिस इम्प्लाइज दैट एक्सएल इज इक्विवेलेंट टू, या इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर. ठीक है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, इसीलिए उसको उधर एक्सेल ले लिया था. अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्योर इंडक्टर जो है वो एसी के साथ कैसे बिहेव करेगा या डीसी के साथ कैसे बिहेव करेगा. हाउ डज अ प्योर इंडक्टर बिहेव, या
does pure inductor allow AC to pass through it? क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, ठीक है। नाउ वी नो inductive reactance is given as XL is equal to L omega, or I can write L 2 pi nu, right? For AC के केस में क्या हो जाएगा, जब आपका AC है तो इट हैज़ द फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है फाइनाइट वैल्यू। फॉर AC न्यू हैज़ फाइनाइट वैल्यू, therefore XL जो होगा that is also will also have finite value, which implies inductor offer finite opposition to AC, ठीक है। देन यह क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा देती हूँ। व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ explain behavior of pure inductor for AC and DC, ठीक है। अब जाते हैं फॉर DC में क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर XL will be equal to 0. So this implies inductor offers no opposition to the flow of DC। फ्लो करता है लेकिन यहाँ भी फ्लो करेगा, यहाँ भी फ्लो करेगा, यहाँ थोड़ा सा ऑपोजिशन ऑफर करेगा, यहाँ पे सो नहीं होगा। तो DC कैन ईजीली फ्लो, देयरफॉर DC फ्लो ईजीली। यहाँ पर उतना ईजी नहीं है उसका फ्लो, दिस इज व्हाट वी हैव। रही बात डायमेंशनल फार्मूला की, अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो क्वेश्चन आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेल, तो है तो ये रेजिस्टेंस ही है, तो ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप उसको वैल्यू डाल दीजिए जो आर की है, सेम एज दिस डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम एज दैट ऑफ आर। कितना पढ़ा था हमने आर की वैल्यू को, दैट वाज ml² t-3 a-2। ये आप अपने आप निकालेंगे, दिस इज होमवर्क, ठीक है। मैं करा नहीं रही हूँ क्योंकि आप पहले अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर खोलो और उसमें देखो आर की वैल्यू कैसे निकाली गई है। ओके, नाउ एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कर देते हैं, दैट इज़ ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ बिटवीन एक्सेल एंड एक्सेल और अगर ओमेगा, तो व्हाट रिलेशन दे हैव, सेम रिलेशन, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। और अगर चाहे ओमेगा बोलो चाहे कई बार फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो दिस इज द ग्राफ वी हैव, ठीक है। सम रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ वायर पे तो ये करता ही करता है, बट थियोरेटिकली हम लोग कहते हैं कि प्योर इंडक्टर है और ये इसको तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, सीधा वो अलाउ करता है पास होने डायरेक्ट करंट।
दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब इस इतने से तो ख़त्म नहीं होगा, अब इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल भी मैं करवाती हूँ आपको। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं नेक्स्ट इसमें लूँगी। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ़ द AC supply across a resistor R, resistor of 10 ohms ले लेते हैं, is 200 sin 314t, ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड VRMS एंड IRMS, ये दिया हुआ। क्वेश्चन में आपको देखो बेटे क्या दिया हुआ, आपको बोला है सप्लाई अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ 10 ohms इज दिस मच। तो जो आपको सप्लाई दे दी है इन्होंने उठा के इतनी, दैट मीन्स देव गिवन यू AC सप्लाई दी हुई है, V इज इक्वल टू 200 साइन 314t, ऐसा दे दिया। और रेजिस्टेंस भी दे दिया 10 ohms। आपसे VRMS और RMS पूछा। सो VRMS क्या होता है? VRMS होता है V0 अपॉन √2। सो ऑन V हैव V इज इक्वल टू क्या होता है? V0 साइन ओमेगा t होता है। तो इसका मतलब V0 की वैल्यू कितनी है? 200, ठीक है। सो VRMS तो सिंपल हो गया, VRMS इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई √2। मैंने √2 की वैल्यू क्या बताई थी? दैट इज इक्वल टू 0.707 इंटू 200। 1 अपॉन √2 की वैल्यू बोला था ना, याद रखना दिस। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2 7s are 14, 2 7s are 14 और 1 2 0, 2 0 लगा दिए, फिर 1 2 3, 1 2 3, सो 141 वोल्ट्स। दिस इज व्हाट VRMS आ गया। अब आता है RMS, IRMS भी पूछा है, IRMS, ठीक है। अब इसको दो तरीके हैं करने के। एक, अगर आपने यानी ये रेजिस्टर के क्रॉस लगा हुआ है तो आपको मालूम है, इसको हम दो तरीके से एक तो चलो IRMS पूछा है तो आप इसको सीधा कह दोगे कि VRMS, आपको पता है V के साथ नहीं लेना है, VRMS डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस जो है उसको कर दिया, तो सीधा ये हो जाता है आपका 141.4 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस विल बी 14.14 एम्पियर। ये आ गया आपका आंसर, है ना। एक ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि इन रेजिस्टिव सर्किट जो है, I is in phase with V, I और V जो है वो फेस में होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? देयरफॉर I will be equal to I0 साइन 314t और आगे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये आना चाहिए। नाउ व्हाट इज I0? एंड I0 is equal to V0 upon R. What is V0? V0 था आपका 200 और ये था 10, ये हो गया आपका 20, सो ये आ गया आपका 20 एम्पियर, ये पीक वैल्यू। IRMS कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू I0 बाई √2, सो दैट इज 0.707 इंटू 20। सो कर लो आप, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 14 1 0 1 2 3, ये 14.14 एम्पियर, ठीक है। और करके मैं करूँ, ये डायरेक्ट भी ऐसे हो जा रहा है, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो चलो आपने कर दिया, सेकेंड पार्ट तो VRMS अगर है तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए VRMS आप नहीं कैलकुलेट करते, सीधा आपको VRMS दिया ही नहीं होता,
तो VRMS निकाल के तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए VRMS पूछा नहीं होता, सीधा IRMS पूछा होता, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि रेजिस्टिव सर्किट है तो I इज़ इन फेस विद दिस, तो I विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन, साइन I0 होगा कुछ, और साइन वाला जो टर्म है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इसका टर्म है, तो वैसी टर्म लिखती है और वहाँ से फिर I0 की वैल्यू निकाल के फिर इसमें डाल दी। ठीक है, ओके। अब बिल्कुल ऐसा ही हम जो क्वेश्चन है एक और देती हूँ मैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कितना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया ये। अब एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं कि ये आपका क्वेश्चन 2 लेते हैं। ये आपका मान लीजिए इंडक्टर के क्रॉस ये आपने AC सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, और AC सप्लाई जो है V इज़ इक्वल टू से 5 sin 10t प्लस 45 ऐसे दे दिया है। ये है, आपसे पूछा है कि आप एक तो I निकालिए और आप एक IRMS भी निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैसा है ये इसकी ये L की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए 1 हेनरी दी हुई है, और ये वोल्टेज दिया, आपसे I भी पूछा है और IRMS भी पूछा है। सो आप क्या लिखोगे, इन इंडक्टिव सर्किट I lag behind V by 90 डिग्री, है ना, पाई बाई 2 इज़ 90 डिग्री। सो I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू I0 होगा डेफिनेटली, साइन के साथ जो टर्म यहाँ है वही टर्म रहने वाली है, 10t प्लस 45 माइनस 90, माइनस हो गया। उस वाले में तो फेस डिफरेंस था नहीं तो हमने कुछ लिखा ही नहीं था। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, I0 साइन 10t माइनस 45, दिस इज व्हाट वी हैव। तो I0 की ये तो हो गई आपकी I की वैल्यू, क्लियर हो गई, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। ये था, ये आपकी I की वैल्यू आ गई। देन IRMS पूछा है, IRMS इज I0 अपॉन अंडर रूट 2, I0 अपॉन अंडर रूट 2 आएगा। अब I0 हमें निकालना पड़ेगा। अब I0 कैसे निकालेंगे, I0 इज इक्वल टू, I0 क्या होता है, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन XL, आपने इसको लिया था ना I0, V0 यहाँ से आपको पता लग जाएगा कितना है आपका V0, बट I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन XL, सो V0 इज हाउ मच, V0 इज गिवन 5, XL की जगह आ जाएगा L ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा भी पता करना पड़ेगा, वो यहाँ से देखोगे आप ओमेगा की वैल्यू। अब दिस इज फर्स्ट इक्वेशन गिवन है ना, फ्रॉम गिवन इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, V क्या होता है, V0 साइन ओमेगा t प्लस सम एंगल इज देयर, फेस डिफरेंस वाला है ना। सो ओमेगा कितना आ जाएगा 10 एंड L इज इक्वल टू 1 हेनरी, सो I0 विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ओमेगा इज 10, so this will be equal to 0.5 एम्पियर, राइट। सो अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं, I0 की वैल्यू कंप्लीट नहीं हो रही, I0 की वैल्यू कितनी आई है अभी 0.5। so this implies that I is equal to 0.5 sin 10t minus 45 हो गया, and IRMS is equal to I0 अपॉन अंडर रूट 2 तो है ही है, विच इज़ 0.707 इंटू I0, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच,
0.707 into 0.5. 5 sevens are 35, 5 sevens are 35, कहीं ज़ीरो वीरो कुछ नहीं है, 1 2 3, 3.5. दिस इज IRMS. पता लगा? वी दी हुई थी, इंडक्टिव सर्किट था, आई की भी वैल्यू निकालनी थी. आई की फॉर्मूला तो हमने ये लगा दी, पर यहाँ पे I0 की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है. IRMS के लिए भी I0 की वैल्यू पता करनी थी, तो हमने क्या किया, हमें पता है I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन XL. XL कितना होता है? ओमेगा. अब इधर से L की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, ओमेगा कहाँ से आएगा? दिस एक्सप्रेशन से 10, ओमेगा की वैल्यू 10 है, और फिर हमने वैल्यू डाल के निकाली. सो दीज आर द टू. इस तरह से न्यूमेरिकल. अब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सो नेक्स्ट लेक्चर में विल गो फॉर द कैपेसिटर. फिर उसके बाद सारे के सारे मिक्स कॉम्बिनेशंस लेना, LCR पूरा का पूरा ले लेंगे, एंड विल सी व्हाट ऑल वेरिएशंस वी हैव. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.